Hello friend, welcome back to again this video. I hope everyone is having a good time. आज हम मिडाइवल हिस्ट्री का एक टॉपिक क्लियर करेंगे जो कि हमारा दिल्ली सल्तनत है। देन उसके बाद हम मुगल साम्राज्य यानी मुगल एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ उतना ही डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट है, बाकी कुछ भी नहीं हम कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो कि याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं एक अलग ही कॉन्सेप्ट के तरीके से इस टॉपिक को क्लियर करवाऊंगा। तो मे भी आपको ये तरीका पसंद आए, और इससे क्या होगा कि हमारी जो एक याद करने की टेक्निक है वो जनरेट होगी। तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को कवर करवाऊंगा, लाइक जैसे और लोग कवर कराते हैं, लाइक बहुत ही जेन्युइन में। मैं वैसे बिल्कुल भी कवर कराने नहीं जा रहा हूँ। तो वीडियो देखिए, पूरा देखिए और लास्ट तक बने रहिए। आई होप कि पसंद आएगी वीडियो आपको। तो चलिए दिल्ली सल्तनत को बहुत जल्दी से कम टाइम में समाप्त करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि अ, सिर्फ मैं उतना ही यहाँ पे चीज़ों को कवर करूँ जो एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट है, लाइक बेस्ड ऑन पीवाईक्यू प्लस वो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, लाइक जैसे उत्तराखंड तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ हम यूपी पीसीएस के जो पीवाईक्यू है, प्लस बिहार पीसीएस के, प्लस थोड़ा जो यूपीएससी के भी आपके पीवाईक्यू है, उनका एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ यहाँ पे मैं चीज़ों को डालूंगा। लाइक अभी एमसीक्यू हम नहीं कर रहे हैं, तो मैं वो बताऊंगा कि लाइक कौन सा एग्जाम में पूछा गया है और क्या मे बी चांसेस है कि और पूछ सकता है, ठीक है। कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, बट बेस्ड ऑन पीवाईक्यू ये थीम थोड़ा समझने को मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत, ठीक है, पेन को सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत, राइटिंग थोड़ी खराब है, तो दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत को समझने के लिए हमें कुछ चीजें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, लेकिन अभी हम उतना डिटेल में बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे। तो इसलिए बस हम अभी सिर्फ एक ही बंदे का थोड़ा हिस्ट्री जानेंगे, वो है मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ गौरी। तो ये मोहम्मद गौरी था। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जो दिल्ली सल्तनत हमारा, इसका टाइम पीरियड हमें पता होना चाहिए। ये 1200 से लेके 1526। अब हम जब स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उसमें जो डेट वगैरह होती है वो रिलेवेंट हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि डेट वगैरह पूछता है। लाइक यूपीएससी में डेट वगैरह का इतना कोई नहीं रहता, बट स्टेट पीसीएस में डेट वगैरह पूछता है, तो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो दिल्ली सल्तनत 1200 से 1500 आपका ईस्वी के बीच का है। देन हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले गौरी की। तो दिल्ली सल्तनत में क्या था कि जब गौरी ने भारत पर आक्रमण करा, तो आक्रमण करने के टाइम जब उसने पृथ्वीराज चौहान से आपका तराइन का वॉर लड़ा, तराइन का फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर, देन उसने फिर धीरे धीरे भारत में आपका साम्राज्य अपना बढ़ाने की कोशिश करी। तो अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में जो मोहम्मद गौरी था, तो इसने लाइक आपका जो दिल्ली का इलाका है और जो अजमेर का इलाका है, यहाँ पे इसने नियंत्रण करना करने की कोशिश करी, ठीक है। मेन चीज जो है दिल्ली और अजमेर में, ये दो नाम याद होने चाहिए। देन और जब वो आ रहा था यहाँ से, लाइक ये आपका अफगानिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है, और ये आपका पूरा यहाँ पे इतना बड़ा इंडिया, ठीक है। तो इस रीजन में तो उसने अपना दबदबा बना के रखा था। तो यहाँ पे वो उत्तरी भारत के इस रीजन पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा था। तो हुआ क्या कि 1206 में अब गौरी की डेथ हो गई, ठीक है। अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि डिस्कस करने के लिए बहुत ज़्यादा गौरी के बारे में। बट अभी हम सिर्फ प्रीलिम्स को ध्यान में देख के चल रहे हैं, प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, वो भी वो फैक्ट्स जो रिलेवेंट है। तो जब 1206 में गौरी की मृत्यु हो गई, तो गौरी के 3 गुलाम थे, ठीक है। एक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक था आपका कुबाचा। थोड़ा नाम याद करना होगा, कुबाचा। और एक और था यालदोच, ठीक है, यालदोच। तो 3 नाम थोड़े रिलेवेंट हो जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और यालदोच। तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब गौरी की डेथ हुई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को तो आपका दिल्ली का मतलब एक्चुअली भारत पे राज करने का टाइम मिला, यानी कि इसको भारत की गद्दी दे दी गई। भारत का साम्राज्य इससे कहा कि तुम संभालो दिल्ली का जो तख्त होता है। देन जो कुबाचा था और जो यालदोज था, इन दोनों को आपका मुल्तान और लाहौर वगैरह दे दिया गया, मुल्तान वगैरह, ठीक है। तो कुबाचा और यालदोज को मुल्तान का जो हिस्सा है वो दे दिया गया था।
इनसे कहा गया कि तुम इसको ही संभालो। और इसमें एक और फैक्ट ये है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको भारत का हिस्सा दे दिया गया, बट इसकी जो राजधानी थी वो दिल्ली नहीं थी, ठीक है? ये काफ़ी एग्ज़ाम में कभी-कभी हमें फँसाने की कोशिश करता है। इसने जो अपनी राजधानी थी, वो लाहौर ही रखी। अभी इसके पीछे का एक रीज़न है, वो बताऊँगा मैं, लाहौर, ठीक है? तो इसकी जो राजधानी थी, इसने लाहौर ही रखी। तो अब यहाँ से हमें एक चीज़ को पकड़ने की कोशिश करनी है, और वो चीज़ है लाइक ये देखो। अब कोई भी जो सल्तनत होती है या कोई भी राज्य होता है, इस राज्य में जो राजा होता है, उस राज्य को उस राजा को अपने राज्य की प्रॉस्पेरिटी के लिए या फिर उसके एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है? या उसको बनाए रखने के लिए। तो उसमें से कुछ काम है, एक है प्रशासनिक एकीकरण। प्रशासनिक एकीकरण, ये बहुत ही सही चीज़ बता रहा हूँ, इसको अच्छे से समझना। एक है आपका प्रशासनिक एकीकरण, दूसरा है आपका वहाँ की सेना, तीसरा है वहाँ पे का जो टैक्स सिस्टम होता है, इसको कर व्यवस्था कहते हैं, और चौथा है वहाँ का जो कुलीन वर्ग है या फिर जो क्या कहेंगे, उम, धनी लोग, ठीक है? धनी लोग कह सकते हैं, धनी लोग। वैसे ये आपका कुलीन कुलीन लोग के अंदर भी आ सकता है, ठीक है? वही हो गया। और पाँचवाँ हो गया उलेमा। अभी हम उलेमा इसलिए बात कर रहे हैं, हम जब राजा की बात कर रहे हैं, तो ये अभी जो आपका ये दिल्ली सल्तनत है, हाँ, और एक और चीज़, जो दिल्ली सल्तनत है, ये आपके तुर्क थे, ठीक है? ये तुर्की वंश के थे, या तुर्की थे सब लोग, क्योंकि अरब तो भारत में अपना साम्राज्य को खड़ा कर नहीं पाए, ठीक है? तो तुर्की थे, तो तुर्की लोगों ने ही भारत में अपने साम्राज्य को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जब हम बात करते हैं कि एक राजा का काम क्या होता है, यानी कि जो सल्तनत काल की बात कर रहा हूँ, और सेम यही चीज़ आपका मुगल काल में भी लागू होता है। तो ये चीज़ अच्छे से देखो। प्रशासनिक एकीकरण, सेना, कर व्यवस्था, धनी लोग और उलेमा। यानी प्रशासनिक एकीकरण में आपका क्या होगा कि साम्राज्य को कितना एकीकरण करके बनाए रख सकता है। तो एक जो राजा होगा, जो अपने साम्राज्य को एक्सपेंशन करेगा, प्रशासनिक एकीकरण में वो अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाएगा, अपने साम्राज्य को एकजुट करके रखेगा, उसमें विद्रोह नहीं होने देगा, ठीक है? और सेना, एक मजबूत सेना रखेगा, और सामंतों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। तो सेना वो खुद के जो राजस्व है, उस राजस्व सेना को आपका खर्चा देगा, ठीक है? उनका वेतन देगा। तो ये सब एक राजा का काम है। कर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि लाइक जो राज्य है, उसका जो राजकोष है, वो इतना भरपूर हो कि वो अपनी सेना को और अपना प्रशासनिक एकीकरण का जो खर्चा है, उसको निकाल सके। और धनी लोग, क्योंकि मुगल काल में, सॉरी, जो सल्तनत काल था, उसमें जो धनी लोग थे, उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लाइक वो डिसाइड करते थे कि किस राजा को आपका सपोर्ट करना है, किस राजा को सपोर्ट नहीं करना है। तो धनी लोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। अब जो उलेमा होता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उलेमा की थी, जब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। क्योंकि जो उलेमा थे, उनकी एक अलग ही लॉबी थी। तो ये उलेमा डिसाइड करते थे कि गद्दी पे कौन-सा राजा बैठेगा और कौन-सा राजा नहीं बैठेगा। इनका जिसकी जिनकी अगर जिन इन उलेमाओं का जिस राजा के ऊपर सपोर्ट था, तो वो राजा आपका जो पूरा शरीयत, जो मुस्लिम कानून होता है, उसको फ़ॉलो करवाता था। तो बहुत सारे ऐसे सल्तनत काल के राजा हैं, जिन्होंने उलेमाओं के सामने घुटने टेक दिए, और बहुत सारे ऐसे राजा भी थे, जिन्होंने उलेमाओं के सामने घुटने नहीं टेके और उलेमाओं उलेमाओं के विरुद्ध जाके काम करा। तो उसमें से एक था बलबन। तो बलबन एक ऐसा शासक था, जिसने उलेमाओं के विरुद्ध जाके काम करा, ठीक है? तो यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें समझनी होगी कि कैसे राज्य का जो एकीकरण है, सेना, कर व्यवस्था, धनी लोग और जो उलेमा है, इनका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था सल्तनत काल में। तो ये तो एक बेसिक हो गया कि लाइक हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी थी। अब इसी चीज़ को हम सेंटर में रखते हुए इस पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो अब यहाँ पे हम जब बात कर रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक की, सॉरी गौरी की, तो इसके 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और यालदोज। तो अब हुआ क्या, जब कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी सौंपी गई, राजधानी इसकी लाहौर थी, तो इसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, और समस्या थी कि जो कुबाचा और यालदोज है, जो गौरी के गुलाम थे, क्योंकि कुबाचा यालदोज जब आपका मुल्तान में थे, तो उन्हें खबर पड़ी कि दिल्ली में बहुत सारा धन है, बहुत सारी दौलत है। तो उन्होंने कहीं न कहीं दिल्ली की ओर रुख करने की कोशिश करी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसी डर के मारे उसने अपनी राजधानी को लाहौर ही रखा। वो दिल्ली आना चाहता था, बट वो मेनली लाहौर तक ही सीमित रहा, क्योंकि लाहौर से वो उनको आसानी से रोक सकता था। अगर वो दिल्ली आता तो उनको रोकना मुश्किल हो जाता था।
तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना जो शुरुआती टाइम है, उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मेहनत करनी पड़ी इन द सेंस कि कुबाचा और याल्दोज को कंट्रोल करने के लिए। बट वो इसीलिए वो लाहौर में केंद्रित रह गया। तो ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा-सा बेसिक। अब यहाँ से हम थोड़ा देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या-क्या काम करे थे। उतना इसका टाइम पीरियड है नहीं, ठीक है? यहाँ से एक बार थोड़ा टाइम पीरियड भी देख लेते हैं। देन उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। यहाँ पे मैं टाइम लाइन लिखते रहूँगा, जिस-जिस शासक को मैं पढ़ाते रहूँगा। तो सबसे पहले 1206 से लेके 1210 तक आपका जो शासक था, ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक। आई होप ये जो मैंने बताया आप लोग को, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो दोबारा वीडियो को बैक करो और देखो इसको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए पूरी टाइमलाइन को कि जो राजा थे वो किस टाइप से काम कर रहे थे। तो सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे, जो कि 1210 से लेके 1236 तक था, ठीक है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। देन उसके बाद अगले राजा अगले शासक के बारे में। तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को कवर करते हैं यहाँ से। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, अब इसको शॉर्ट में के लिख देता हूँ। के मतलब कुतुबुद्दीन और ये मतलब ऐबक, ठीक है? तो ये दिल्ली सल्तनत है, साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है इसको, लेकिन वास्तविक नहीं माना जाएगा, अभी बताऊंगा मैं क्यों। इसको संस्थापक माना जाता है, संस्थापक साम्राज्य का, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का। तो अब क्या है कि लाइक जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जैसा कि मैंने बताया, इसकी राजधानी लाहौर थी और इसको जो भारत में तुर्की साम्राज्य है उसका संस्थापक माना जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक बात हमें ये भी याद रखनी है कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी, ठीक है? सुल्तान की उपाधि धारण, जो उपाधि है, धारण नहीं करी थी। और करता भी कैसे, इसके पास इतना टाइम नहीं था, ठीक है? क्योंकि ये पूरा अपना जो टाइम पीरियड है वो याल्दोज और कुबाचा को कंट्रोल करने में रह गया, इसलिए लाहौर तक ही केंद्रित रहा। अब इसके थोड़े काम देख लेते हैं कि इसने क्या-क्या काम करे, कि इन द लास्ट समय थोड़ा फैक्ट जानना ज़रूरी है, जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछता है। तो सबसे पहले इसने कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार, इसका निर्माण करा है, ठीक है? और इसका निर्माण इसने जो सूफी संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पे करवाया था। तो ये भी एक फैक्ट है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके नाम पे करवाया था? तो जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, उनके उनके उसमें इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। देन और इसने क्या काम करवाया था? इसने भारत की जो पहली मस्जिद थी, ठीक है? प्रथम मस्जिद मस्जिद जो है आपकी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो इसने जो पहली आपकी मस्जिद थी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, उसका इसने निर्माण करवाया था। देन इसने एक और निर्माण करवाया था, वो था आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है, ठीक है? अजमेर। तो ये आपके कुछ बहुत फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछेंगे और इसमें ज़्यादा कुछ रिलेवेंट है नहीं। कुतुब मीनार का निर्माण कराया। सेकंड, प्रथम मस्जिद आपकी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। देन आई एम सॉरी, देन अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में। और ये दोनों कहाँ पे? ये दोनों आपका दिल्ली पे। तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में था। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक जो छूट रहा है। हाँ, और इसको ना लाख बख्श भी कहते थे, थोड़ा ये पूछ सकता है मे बी। निम्न में से लाख बख्श किस शासक को कहते थे? लाख बख्श। उसके पीछे का कारण ये था कि लाइक ये लाखों का दान कर देता था, ठीक है? तो इसलिए इसको लाख बख्श कहा गया। इसके बाद हम इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतना ही था। अब जब हम इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच बीच में एक और शासक था, जो आपका था, बट ये जो शासक था ये उतना ताकतवर नहीं था, एक कमजोर शासक था। तो इसलिए जो ये शासक है, ये ये मतलब अपनी गद्दी पे बस कुछ टाइम बैठा, उसके बाद फिर इसको मार दिया गया और इसका नाम था आपका आराम शाह। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसके बारे में हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो देन जब हम इल्तुतमिश की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इल्तुतमिश के बारे में कुछ फैक्ट्स और थोड़ा इसके बारे में समझते हैं कि इसने कैसे दिल्ली सल्तनत को
कंट्रोल करने में भूमिका निभाई। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताई की थी, कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, इसने कुबाचा और यालदोज इसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए जो इल्तुतमिश था, इसने कुबाचा और यालदोज इस समस्या को दूर करने का प्रयास करा। इल्तुतमिश ने क्या करा, इल्तुतमिश ने अब उसको पता था कि कुबाचा यालदोज है, अब मजबूत थे, ताकतवर थे, इनके पास भी सत्ता थी, इनके पास भी सैनिक थी, तो इनसे पंगा लेना उतना ईज़ी नहीं है। अभी अगर वो डायरेक्टली उससे पंगा ले लेता, तो फिर वो क्या करता कि या तो फिर अ, कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ पूरा जो स्टार्टिंग है, इसका उनके साथ लड़ने में निकल जाता। तो इल्तुतमिश ने क्या करा, इल्तुतमिश ने उनको बहुत ही सम्मानपूर्वक बोला कि आओ आप गद्दी में बैठ जाओ, मैं आपके अंदर ही काम कर रहा हूँ, ऐसा-वैसा बोला इसने इल्तुतमिश ने। तो स्टार्टिंग पे उसने अपना जो प्रारंभिक चरण था, उसमें थोड़ा रहमी दिखाई इल्तुतमिश ने और अपने को एक उनका सेवक की तरह अपने को प्रस्तुत करने की कोशिश करी, जिससे वो लोग थोड़ा भ्रम की स्थिति में थे। तो जब सही टाइम आया, तो सही टाइम पे धीरे-धीरे इल्तुतमिश ने क्या करा, जैसे-जैसे साम्राज्य अपने मजबूत करा उसने दिल्ली को, फिर उसने यालदोज और जो कुबाचा है, इनको साइड कर दिया, इनकी जो समस्या है उसको हटा दिया गया। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो इनको जो ये एक सल्तनत जो थी, उस सल्तनत में जो बाधा आई थी, इसने बाधा ही समाप्त कर दी। तो वो इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश ही ने ही आपकी जो राजधानी है, वो सबसे पहले दिल्ली स्थानांतरित करी थी और ये इसको इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ गलती कर दी थोड़ा, 1 मिनट, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। तो जो इल्तुतमिश था, इसको हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं और इसने ही आपका राजधानी जो है दिल्ली में स्थापित करी थी। 1 मिनट, ये हैंग जैसा हो गया आई थिंक। सॉरी। तो हम इल्तुतमिश को समझ रहे थे, थोड़ा ये हैंग हो गया था तो मेरे को ऑफ करना पड़ा, सॉरी। तो इल्तुतमिश जो है, यहाँ पे लिखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। हम्म, तो जो हमारा इल्तुतमिश था, इसने एक तो जो पश्चिम की समस्या थी, पश्चिम मतलब कि जिसमें यालदोज और कुबाचा है, इस समस्या को दूर करा। दूसरा, इसने साम्राज्यीकरण करना शुरू कर दिया। इसने उलेमाओं को प्रॉपर इज्जत दी, उनसे कोई विद्रोह ऐसा नहीं करा, ठीक है, उनकी उनकी बात मानी इसने। और जो अमीर वर्ग था, अमीर वर्ग, ठीक है, तो जो अमीर वर्ग था, इसने अमीर वर्ग को प्रॉपर इज्जत दी और जिस कारण इसको गद्दी मिली। देन इसके टाइम में एक थोड़ी महत्वपूर्ण घटना ये हुई, इसको हम ऊपर लिख देते हैं क्योंकि कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको साथ साथ कवर करते रहेंगे, जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक चीज के लिए। ये है आपका मंगोल आक्रमण, ठीक है, मंगोल आक्रमण। तो इल्तुतमिश आपका पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, जिसके टाइम पीरियड में पहला मंगोल आक्रमण हुआ था, बस मंगोल आक्रमण। तो ये जो चंगेज खान था, चंगेज खान ने पहला आक्रमण करा था। तो ये हमें थोड़ा फैक्ट याद रखना होगा इल्तुतमिश के टाइम में। तो ये आपका 1222 ईस्वी में करा था। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो एक ख्वारिज़म साम्राज्य था, ठीक है, ख्वारिज़्म साम्राज्य। तो जो ख्वारिज़्म साम्राज्य है आपका, जो मध्य एशिया है वहां पे, तो इस ख्वारिज़्म साम्राज्य का जो आपका एक क्या कह सकते हैं हम, शासक था, उसका नाम था जलालुद्दीन मांगबरनी, ठीक है, मांगबरनी, मांगबरनी, जलालुद्दीन मांगबरनी करके था। तो ये आपका यहाँ से भागते हुए दिल्ली आ गया, ख्वारिज़्म साम्राज्य से दिल्ली पहुंच गया। तो अब इसने इल्तुतमिश से शरण मांगी। तो फिर अब इल्तुतमिश को पता चला कि ये तो आपका चंगेज खान से भाग रहा है। अब इल्तुतमिश को चंगेज खान के बारे में पता था ऑलरेडी कि चंगेज खान एक ऐसा शासक है, एक ऐसा क्रूर राजा था, जो लाशों के किले बना देता था, ठीक है, वो लाश इकट्ठा कर करके उनके किले बना देता था, इतना वो क्रूर शासक था। तो उसको पता था कि अगर ये इसका पीछा करते हुए दिल्ली आ गया या फिर हमारे यहाँ पे घुस गया, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस साम्राज्य को संभाल पाना जितना अभी तक ये संभाल रहा है। तो इसने इसको शरण देने से मना कर दिया। तो यही जो इल्तुतमिश है, इसकी सबसे बड़ी एक जीत मानी आती है कि इसने सल्तनत काल में जो आपका मंगोल आक्रमण है, उससे बिना लड़े, कूटनीतिक प्रयोग से इस पूरी जो आपकी घटना इसको सॉल्व करा। तो सिंधु नदी तक आया, देन उसके बाद वो आगे नहीं आया, देन वहीं से वापस चले गया, ठीक है, पंजाब तक पहुंच गया था।
इस्माक बनी का पीछा करती है। तो एक फैक्ट हो गया कि इल्तुतमिश के टाइम में चंगेज खान जो है मुगल साम्राज्य सल्तनत सॉरी दिल्ली सल्तनत में अपनी पैंठ पसारी उसने और माघ बन्नी का पीछा करते हुए आया था वो, ठीक है। तो एक फैक्ट हो गया। अब यहीं पे जितने भी मंगोल आक्रमण थे या होंगे आगे को, वो हम यहीं पे आके यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। देन अब दोबारा हम जाते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इसने और क्या करा, इसने मंगोलों से रक्षा करी, मंगोल आक्रमण से राज्य को सुरक्षा करी, ठीक है। और सुरक्षा कैसे, बिना लड़े, नो फाइट, नो फाइट, ठीक है। तो ये आपका इल्तुतमिश हो गया। तो इसने कैसे साम्राज्य को बनाए रखा, ठीक है। अब इसने बहुत सारे काम करे जो एक साम्राज्य में एक शासक करता है, साम्राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए, सेना को कंट्रोल करने के लिए। तो उसी क्रम में एक सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है कि इसने एक 40 दल का गठन करा, ठीक है। मैंने बोला एक जगह कि आपको कि अमीर वर्ग और जो उलेमा थे इनका सहयोग बहुत जरूरी था। तो अब जो इल्तुतमिश है इसने क्या करा, इसने एक चालीसा दल का गठन करा, चालीसा चहलगामी भी कहते हैं उसको, चालीसा, ठीक है, या चहलगानी। तो इसने गठन करा इसका चहलगानी का 40 दल का। तो इस 40 दल में क्या थे कि लाइक जो योग्य सरदार थे, ठीक है, योग्य सरदार यानी कि मजबूत ताकतवर जो इसके खास थे, ठीक है। तो इसने इस 40 दल का गठन करा। तो इस 40 दल के गठन करने के बाद जो साम्राज्य है, राज्य है, इसकी शक्ति और मजबूत हो गई। अब किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई विद्रोह कर दे, ठीक है। नहीं तो अभी तक जो उलेमा थे या जो भी अमीर वर्ग था, वहां पे विद्रोह की भावना पनपती, मतलब वो पनप सकती थी, ऐसा इसको एहसास था। क्योंकि उस टाइम पे लाइक दिल्ली जो सल्तनत काल है, यहाँ पे आपका कोई उत्तराधिकार को लेकर कोई व्यवस्था थी नहीं, ठीक है। तो ये सब हो सकता था। तो इसलिए 40 दल का गठन करा। इस 40 दल ने राज्य को बनाए रखने में, करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हमें थोड़ा अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। देन अब इसके बाद इसने एक और महत्वपूर्ण काम करा, और जो काम इल्तुतमिश का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उसमें से 40 का गठन है। दूसरा है इक्ता व्यवस्था, ठीक है, इक्ता व्यवस्था। तो ये हमें एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखना है, और एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। ये मेंस और प्री दोनों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मैं आपको इस टाइप से बता रहा हूँ ये क्रोनोलॉजी करके, ये आपका मेंस के लिए बहुत काम आएगा जब हम वहाँ पे पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है। प्रीलिम में ये सब काम नहीं आएगा। प्रीलिम्स में लाइक ये चहलगानी पूछेगा, 40 का गठन किसने करा, मंगोल आक्रमण किसने करा, किसके टाइम में हुआ, एकता व्यवस्था क्या थी, किसने शुरू करी थी, ये सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे। बट ये थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव व्यू से भी थोड़ा है, तो इसको ऐसे एक ब्रॉड वे में समझने की कोशिश करिए। तो अब एकता व्यवस्था, तो अब हुआ क्या कि जैसा कि मैंने बताया था कि इसने साम्राज्य एकीकरण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और साम्राज्य को लगातार एकीकरण करते जा रहा था। मंगोल आक्रमण से इसने सुरक्षा करी सबसे पहले, ठीक है। यालदोज और कुबाचा को खत्म करा, पश्चिम से सुरक्षा प्राप्त करी, और उलेमा अमीर वर्ग को शांत करा इसने, 40 चहलगानी गठन करा। अब आता है इक्ता व्यवस्था। इक्ता गलत लिखा है क्या, हाँ, इक्ता व्यवस्था। तो अब इस इक्ता व्यवस्था में क्या था कि इसने जो सैनिक थे और जो गैर सैनिक थे उनको नगद वेतन है उसके बदले भूमि प्रदान कर दिया, ठीक है। अब होता क्या था कि मैंने बोला था कि जो सेना है, यहाँ पे पीछे मैंने लिखा है, किसी भी राज्य को कंट्रोल करने के लिए, राज्य को एक प्रशासनिक को बनाए रखने के लिए सेना की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसी क्रम में इसने जो सैनिक थे प्लस जो इसके राज्य के कर्मचारी थे, यानी कि जो बड़े बड़े औहदे पे थे, जो संभाल रहे थे पूरा सिस्टम, ठीक है। तो जो गैर सैनिक हो गए, ठीक है, गैर सैनिक। अब नगद वेतन, नगद वेतन। अब नगद वेतन देने के लिए ऐसा तो था नहीं कि इसके पास पूरा साम्राज्य एकदम भरा पड़ा था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा कुछ काम करके नहीं गया था कि साम्राज्य का जो राजकोष है वो प्रॉपर भरा हो, क्योंकि वो तो लाहौर में बिजी था ना यालदोज को बादशाह को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसा उसने कुछ करा नहीं था। तो जो भी है इसने अपने दम पे लाइक यहाँ पे एकीकरण करा, और टैक्स व्यवस्था को बनाए रखना, उसको शुरू करना, बहुत सारे काम करे। तो जब इसने एकता व्यवस्था शुरू करी तो इसने अब डायरेक्टली वेतन देता, तो साम्राज्य का पास जो भी पैसा था वो भी खत्म हो जाता, फिर साम्राज्य को कंट्रोल कुछ बचता नहीं इसके पास, ठीक है। तो फिर इसने एकता व्यवस्था के द्वारा क्या करा, नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान करी। ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछेगा एकता व्यवस्था क्या थी, तो एकता व्यवस्था में नगद वेतन नहीं दिया जाता था, इस नगद वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, भूमि या भूमि का कुछ भाग। तो एकता मतलब ही होता है भूमि, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। तो इसने क्या करा, इसने एकता व्यवस्था के द्वारा भूमि दान करी, और ये जिसको भूमि देता था यानी कि जो लेता था भूमि को, उसको एकतादार कहा गया, एकतादार। तो यहाँ से एक चीज समझनी, ये आपका सेंटर है, एक केंद्र मान के चल लो। और अब इसने देखो कंट्रोल कैसे करा साम्राज्य को, ये भी एक समझने की बात है। अब इसने इक्तादार बना तो दिए, इसने नगद वेतन के बदले आपका भूमि दे तो दी। अब एक क्यों दी, इसके पीछे भी एक
लॉजिक है, ये इसके खुद के फायदे के लिए था। तो सेंटर में खुद संभाल रहा था। अब जो प्रांत थे आपके, ठीक है, तो यहाँ इसने अपने प्रतिनिधि चुन लिए। इन प्रतिनिधि को इक्तादार कहा गया, एक प्रकार से देखा जाए तो इक्तादार। अब तो इक्तादार क्या करते थे, ये यहाँ से टैक्स भी इकट्ठा करते थे, ठीक है। यहाँ पे का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको संभालते थे, संभालना ताकि कोई विद्रोह ना हो सके करके, ठीक है, ताकि विद्रोह ना हो सके। तो ये लॉजिक था इसके पीछे, इक्तादार को बनाने के पीछे, ठीक है। लाइक रात को सोया, सपने में आया, इक्तादार बना दिया, ऐसा कोई लॉजिक नहीं था। उसके पीछे लॉजिक था कि साम्राज्य को एक सूत्र में जोड़ना है। तो जो छोटे छोटे प्रांत थे वहां पे इसने इक्तादार नियुक्त करे, ठीक है। अब तो फिर इसने इक्तादार में क्या करा कि अब इक्तादार के पास थोड़ी शक्ति थी, वो टैक्स इकट्ठा करता था। तो जितना पैसा इसका बनता था इक्तादार की, सपोज करो इक्तादार है, इसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, या फिर जितनी भी है मान लो, ठीक है, 10 रुपये मान लो, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो 10 रुपये अपना रखता था टैक्स, और फिर उसके बाद जो भी क्या कहते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा वर्चा आएगा, ठीक है, सेना वेना को संभालने के लिए, वो पैसा ही सपोज करो 20 रुपये आ गया, तो वो पैसा ही अलग से रखता था। फिर जितना पैसा बचा वो पैसा ही, जैसे बच गया सपोज करो 10 रुपये और बच गए तो टैक्स से, तो वो पैसा ही वापस किसको दे देगा, सेंटर को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था इक्तदार व्यवस्था। तो हमने इक्तदार व्यवस्था समझ ली अच्छे से कि क्या होती है। देन इसमें थोड़ा एक और काम है कि इसने और क्या करा, इसने ये तो रिफॉर्म थे, ठीक है। देन इसने एक और रिफॉर्म करा, और वो रिफॉर्म है कि इसने अरबी सिक्के होते हैं, अरबी सिक्के, इनका प्रचलन करा, ठीक है। ये सीधा पूछेगा कि अरबी सिक्कों का प्रचलन किसने करा सबसे पहले, तो सबसे पहले करा था इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो इसने इसमें चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के क्या करे, जारी करे। तो चांदी के सिक्के को आपका क्या कहते थे, टका। चांदी के सिक्के को टका कहते थे, और तांबे के सिक्के को जीतल कहते थे, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है, इसमें ज्यादा हम डीप में जाएंगे नहीं, थोड़ा फैक्ट हो गया, इसके बारे में ज्यादा बताने के लिए भी कुछ है नहीं, ठीक है। तो और ज्यादा बता के वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अरबी सिक्के का प्रचलन शुरू करा इसने, चांदा और तांबे, चांदी को टका, तांबे को जीतल, ये इसने शुरू करा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो इसके सिक्के होते थे, तो ये पहला साधक था जिसने इन सिक्कों में टकसालाओं का नाम लिखवाना शुरू करा, ठीक है। टकसाला मतलब कि जहाँ पे ये सिक्के ढलते थे, ठीक है, यानी कि जो मिंट होती थी, ठीक है, कॉइन की जो मिंट होती थी, तो वहां पे इसने टकसाला का नाम उसमें लिखवाना शुरू करा, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, ये हमें अच्छे से याद रखना है, ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और इसके बारे में क्या है कि लाइक अगर कुछ हम फैक्ट्स की बात करें तो हाँ, और एक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। जैसे कि हमने बताया था कि जो इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी, तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी, ठीक है। और इसका थोड़ा न्याय व्यवस्था देखे तो ये न्याय पे शासक था, न्याय पे शासक था। इसने क्या करा था कि जो इसका साम्राज्य था, जो महल था, इस महल के जो यहाँ पे दरवाजा है, ठीक है, जो इसका एंट्री है, यहाँ पे 2 शेर लटका दिया, और इन शेरों में क्या करा इसने, इन शेरों की जो मूर्तियां बनाई, और इन मूर्तियों के गले में 2 घंटे लटका दी, ठीक है। तो कोई भी जो जिसको भी कोई समस्या थी वो इन घंटी को बजाता और राजा उसकी तत्काल समस्या सुनने के लिए उपस्थित रहता, ठीक है। ये इसने थोड़ा न्यायिक काम करा इसमें, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसने एक एक और काम क्या करा कि हाँ, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका ये कुतुब मीनार बनाई थी, ठीक है, मतलब निर्माण काम शुरू करा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में सिर्फ एक ही मंजिल बन पाई थी। देन उसके बाद जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के टाइम में 1 2 3, ये ऊपर की 3 मंजिलें बनी। देन फिर एक्चुअली हुआ क्या था कि लाइक मतलब पूरा नहीं कर पाया फिर भी, ठीक है। तो ये पूरा ये भी नहीं कर पाया, तो ये 3 मंजिल का इसने भी मतलब कुतुब मीनार के निर्माण में भूमिका निभाई थी, तो ये हम देख सकते हैं। और इसने एक और काम करा था, जो है इसका काम सुल्तान गढ़ी का मकबरा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुल्तान गढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था, सुल्तान गढ़ी का मकबरा, तो ये इल्तुतमिश ने कराया था, और इसको गुम्बद निर्माण का पिता कहते हैं भारत में, ठीक है। नॉट इम्पोर्टेंट फैक्ट, बट फिर भी ये एक मकबरा था, याद रखना हमें। ये मकबरा आपका दिल्ली में ही है, सुल्तान गढ़ी का मकबरा, और ये भारत का पहला मकबरा था, ठीक है। तो ये थोड़ा हमें लाइक एक फैक्ट की तरह याद करना होगा। लाइक अब जैसे ये क्रोनोलॉजी थी, ठीक है, इक़्तिदार केंद्र, ये सब तो हम समझ के याद कर सकते हैं, बट यहाँ पे फैक्ट्स है, इस फैक्ट को याद करना ही होगा, ठीक है। इसका और कोई ही दूसरा यानी सॉल्यूशन नहीं है। देन इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, हाँ, और ये पहला शासक था जिसने बगदाद का जो खलीफा था, यहाँ पे लिखते हैं, बगदाद का जो खलीफा था, उस खलीफा से मान्यता प्राप्त करी। क्या प्राप्त करी,
उस खलीफा से मान्यता प्राप्त करी, और ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। तो तभी मैंने कहा कि इसने उलेमाओं को, ठीक है, और जो अमीर वर्ग है सबको ध्यान में रखा। इसने किसी के विरुद्ध मतलब ऐसा काम नहीं करा कि कोई इसके विरुद्ध विद्रोह कर दे। तो फिर जो बगदाद का खलीफा था, इसने उसको सम्मान दिया और लाइक उससे मान्यता प्राप्त करी, और ये ऐसा पहला क्या था, सुल्तान था जिसने ऐसा काम किया। देन हमने कुवादा पढ़ लिया है और ये सब पढ़ लिया है। हाँ, और इसमें थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसके टाइम में ना बंगाल जो था, वहाँ पे थोड़ा जो राजा, जो बंगाल के कुछ लोग थे, लाइक जो सब ऑर्डिनेट कह सकते हैं हम इसके, तो उन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। तो इसने वहाँ पे भी एक दौरा करा और उनको ठंडा कर दिया, उनको बैठा दिया। तो ये भी इसकी एक भूमिका मानी जाती है। तो इसने बंगाल का जो विद्रोह था उसको भी बनाए रखा, यानी कि उसको कंट्रोल करा, ठीक है, उसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया। और जो इल्तुतमिश है, इसको एक और फैक्ट है कि इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। तो इससे ज़्यादा फैक्ट आई डोंट थिंक सो कि और कुछ हो सकता है, और इससे डिटेल एनालिसिस में आई डोंट नो कि और अच्छे समझा जा सकता है। यस, समझा जा सकता है, बट ये मैंने थोड़ा इसको कोरिलेट करके समझाया तो आई थिंक अच्छे समझ में आया होगा। देन अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट है, अब वो रजा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई सुल्तान था नहीं कि जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइक इसके बाद एक और था, लाइक रुकनुद्दीन फिरोज, बट जो फिरोज था आपका फिरोज शाह, अब इसने भी शक्ति का उतना भरपूर उपयोग करा नहीं, तो फिर इसको भी हम रहने देते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जो 7 तुर्कन थी वो इसके टाइम में वास्तविक संस्थापक बन के आई थी, ठीक है, फिरोज शाह के टाइम में। तो इसको हम रहने देते हैं क्योंकि इतना पूछेगा नहीं इसके बारे में, और डिस्कस करने के लिए उतना कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्टली हम रजा के बारे में जाते हैं। तो रजिया 1236 से लेकर 40 तक रजिया। तो फिर एक बार फिरोज शाह के बारे में थोड़ा सुन लेते हैं, ठीक है, यानी बता देता हूँ थोड़ा बहुत। लाइक हुआ क्या था कि इल्तुतमिश जब ये मरा, तो इसके मरने में क्या हुआ कि जो इसकी पुत्री थी रजिया, उसको इसकी मतलब इच्छा था कि अपनी सत्ता सौंपेगा। इससे पहले ना इल्तुतमिश का एक और पुत्र था, वो मर गया था, एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद रजा को ही गद्दी मिली। तो फिर क्या हुआ कि लखनऊ का जो शासक था नासिरुद्दीन महमूद, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जो कि योग्य था। हाँ, अब यही नाम है उसका, नासिरुद्दीन महमूद, जो कि इल्तुतमिश जिसको शासक बनने की कोशिश कर रहा था कि ये बनेगा करके, ठीक है, और ये योग्य शासक था, उसका बड़ा पुत्र था, बट उसकी मृत्यु हो गई। तो जब उसकी मृत्यु होगी तो फिर अब एक औरत का रजिया जो है उसका सल्तनत में बैठना खुद अपने आप में किसी को भाया नहीं। लाइक जो उलेमा थे, सबसे ज्यादा तो उलेमा को खटक रही थी, और जो अमीर वर्ग है कि वो लोग ये सोच रहे थे कि अब हम एक औरत के अंडर काम करेंगे। तो ये बहुत सारी मतलब अब उस टाइम पे वो भी, ठीक है, इतना रिजिड सोसाइटी, इतनी रिजिड सोसाइटी थी उस टाइम पे। तो रजिया एकमात्र दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका थी। तो सोचिए कि उस टाइम पे जब ये रजिया अपनी गद्दी पर बैठी होगी या बैठने की कोशिश कर रही होगी, तो कितना विद्रोह का सामना करना पड़ा होगा इसको, बहुत ही ज्यादा। सबसे ज्यादा उलेमाओं का, ठीक है, जो कि पूरी शरीयत के अकॉर्डिंग चलते थे, और जो अमीर वर्ग जो थे बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई एक वुमेन या एक औरत वहां पे गद्दी पर बैठे। तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी चलाई गई। तो इसी कारण फिर लास्ट में इसको 1200 सिर्फ 4 साल शासन कर पाई, और 1240 में इसको मार दिया गया षड्यंत्रों के द्वारा, ठीक है। तो फिर अब हुआ क्या था कि अब जो चालीसा जो दल का गठन करा था इल्तुतमिश ने, ठीक है, अब उसमें भी एक से एक आपके बड़े बड़े सरदार लोग थे। सरदार मतलब कि बहुत पावरफुल लोग थे। तो अब वो भी यही कि हम इसके अंदर कैसे काम करेंगे। तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली वो लोग अपने को फील कर रहे थे कि औरत के अंदर काम करेंगे हम, ऐसी वैसी भावना थी उनके अंदर, ठीक है। तो जो अमीर लोग थे सब इसके खिलाफ थे। वो लोग नहीं चाह रहे थे कि एक स्त्री राज्य पे अपनी गद्दी पर बैठे, ठीक है। तो ये सब था रजा के बारे में कि किस प्रकार से जो रजा से पहले जो कमजोर शासक था फिरोज शाह, वो कुछ टाइम के लिए था, ठीक है, कुछ टाइम के लिए इन द सेंस के लाइक वो था ही नहीं, ये मान के चलो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो फिरोज शाह था उसकी एक माता थी शाह तुर्कन। तो उसने षड्यंत्र रचा। तो इसके षड्यंत्र से क्या हुआ, जो फिरोज शाह था उसको कुछ टाइम के लिए राजा घोषित कर दिया गया। देन अब वही बात आ गई कि राजा तो तुम बना दोगे, बट वो कमजोर शासक है, ठीक है, उसकी इतनी मेंटेलिटी नहीं है, उसका इतना लाइक फ्यूचर ओरिएंटेड माइंड नहीं है कि वो एक सत्ता को संभाल सके। तो फिर उसको सत्ता मिल तो गई शाहतुर्कन के थ्रू, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाया। तो फिर क्या ही होगा। तो फिर एग्जैक्टली ये हुआ कि गद्दी छोड़नी पड़ी, या फिर मतलब बहुत सारे कारण थे।
देन इसके बाद हम रजा के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कैसे उसको सामना करना पड़ा, अमीरों का, उलेमाओं का, सरदारों का, और जो चहलगानी संगठन था उसका, ठीक है, और बहुत सारी इस प्रकार से। तो अब रजिया 1236 से लेकर 40 में अपना राज करती है। थोड़ा इसके नीचे डिस्कस करते हैं, इसको एक्चुअली थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हो गया, इसका काम हो गया। तो रजिया, जैसा कि हमने बताया, जो रजा थी 1236 से लेकर 1240 के बीच में थी। तो अब इसने रजा ने क्या करा, रजा ने सबसे फर्स्ट थिंग, इसने सब उल्टे काम करने शुरू करे। उल्टे काम इन द सेंस कि इसने जो पुरुष प्रधान समाज था उससे टक्कर लेनी शुरू करी। इसने पुरुषों के जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, पुरुषों के जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, ठीक है। इसने दरबार में राजगद्दी में बैठना शुरू कर दिया, तो इसने दरबार लगाना शुरू कर दिया, लोगों की समस्या सुननी शुरू कर दी, समस्या। तो बहुत सारे ऐसे इसने काम करे कि लाइक जो सबको खटक रहा था। देन कॉन्स्पिरेसी चली और इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। और इसी के शासनकाल में जो सत्ता है, उस सत्ता के लिए जो राजतंत्र है और जो तुर्क सरदार, उनके बीच संघर्ष भी शुरू हो गया। तो जिसे फिर जो एक साम्राज्य का एकीकरण आपका इल्तुतमिश ने करा था, उस साम्राज्य के एकीकरण को करने में ये रजा जो थी सफल नहीं हो पाई, जस्ट बिकॉज इसके सामने बहुत सारी आपकी कठिनाइयां थी, ठीक है। और वो कठिनाइयां मैंने आपको बता दी है, ठीक है। देन आई थिंक इतना ही है रजा के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है कि जो रजा से इससे ज्यादा कुछ पूछेगा, ठीक है। तो अब हम इसके बाद एक और शासक था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और उसके बारे में डिस्कस ज़्यादा करने के लिए कुछ है नहीं इसके बारे में भी, बट एक थोड़ा फैक्ट है, वो हम फैक्ट देखते हैं। तो एक शासक हुआ करता था 1240 से लेके 42 तक, उसका नाम था बहराम शाह, बहराम शाह। तो इसके बारे में हम क्यों लिख रहे हैं, ये नाम याद रख लो बस, हो गया बहराम शाह 1240 से लेके 1242। तो रजा के बाद फिर आपका, जब तक आपका ये बलबन था, रजा और बलबन के बीच का जो पूरा टाइम पीरियड था, इसको एक कैउस का पीरियड मान सकते हैं हम, ठीक है। ये बादशाह, ये रजा थी आपकी, यहाँ पे बलबन आएगा लगभग लगभग 1266 से लेके 1286-87 तक आपका बलबन था, ठीक है। तो जो बीच का टाइम पीरियड है 40 से लेके आपका ये वाला टाइम पीरियड, ये कैउस का पीरियड था, ठीक है। यानी कि खलबली का खलबली, ये पूरा खलबली का टाइम पीरियड था। यहाँ पे अशांति थी, ठीक है, बिल्कुल भी शांति नहीं थी। तो इसी टाइम पे क्या हुआ कि जो आपका 1242 में, 40-42 में जो भी है, बहराम शाह, तो इस बहराम शाह के टाइम में आपका एक मंगोल आक्रमण होता है, ठीक है। तो यहीं पे लिख देते हैं आप, दूसरा मंगोल आक्रमण, बहराम शाह, बहराम शाह। तो इसके टाइम में होता है मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण, और इसकी हत्या हो जाती है। तो ये थोड़ा फैक्ट था कि पूछ सकता है। और वो मंगोल आपका कौन था, तेर बहादुर नाम था उसका। ये नाम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ, तेर बहादुर। तो ये बहराम शाह था, इसके टाइम पे थोड़ा आक्रमण वगैरह होता है, ठीक है। देन इसके बाद बहुत सारे शासक आए, महसूद शाह, महमूद शाह, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब सीधे हम जाते हैं बलबन के बारे में। यह है बलबन 1266 से लेके 1286 तक। अब बलबन के बारे में हम डिस्कस करते हैं नीचे यहाँ पे। बलबन, जैसा कि मैंने बताया था, बलबन को एक जो आपका साम्राज्य एकीकरण आपका इल्तुतमिश ने करा था, उसके बाद अयोग्य शासक की अयोग्य शासक के कारण, या फिर उसके बाद जब रजा आई थी, तो रजा के टाइम में भी अशांति थी, क्योंकि बहुत सब लोग उसके विरुद्ध थे। तो ये मान के चलो कि एक प्रकार से इल्तुतमिश से लेकर बलबन के टाइम तक जो साम्राज्य था पूरा बिखरा हुआ था। तो जब साम्राज्य बिखरा होगा तो साम्राज्य में कुछ होगा, कुछ धन दौलत होगी, वहां का जो राजस्व होगा बिल्कुल भी नहीं होगी। तो नहीं था उतना धन दौलत, उतना राजस्व की एक साम्राज्य को अच्छे से चलाया जा सके, ठीक है। बलबन के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उलीमाओं की प्रॉब्लम थी, अमीरों की प्रॉब्लम थी, और बलबन खुद एक चहलगानी, जो 40 चहलगानी था, उसका एक सदस्य था। तो बलबन नहीं चाह रहा था कि जो चहलगानी है वो बने रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि वो खुद उस ग्रुप का था, उसने देखा था उस ग्रुप को कि वो जो ग्रुप था वो राजाओं को कैसे कंट्रोल करता था, ठीक है। एक प्रकार से अमीर वर्ग ही मान के चल लो। तो सबसे जो बड़ा काम है बलबन का, सबसे स्टार्टिंग का काम, इसने जो चहलगामी ग्रुप है, चहलगानी, इसको समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, समाप्त। ये सीधा क्वेश्चन पूछेगा किसने समाप्त किया, बलबन ने। और उसके पीछे का मैंने कारण बता दिया कि उसको गद्दी संभालनी थी अपनी, तो वो नहीं चाह रहा था कि कोई इन्हीं ग्रुप में से मेरे को आपका हटा दे, मेरी सत्ता से हटा दे। और बलबन के सामने साम्राज्य के लिए बहुत सारी समस्याएं थी, ठीक है। राजस्व पूरा खाली था, राजस्व कोष उसका था नहीं इतना, ठीक है। उलेमाओं की समस्या थी, उलेमाओं को भी देखना था और अमीर को भी देखना था, और
आपका मंगोल आक्रमण प्रॉपर हो रहे थे, मंगोल आक्रमण से भी इसको देखना था, ठीक है, मंगोल आक्रमण से भी संभालना था, राजस्व का एकीकरण भी करना था। एक मिनट, और राज्य का एकीकरण, राज्य का एकीकरण, अब ये भी संभालना था। तो बहुत सारी समस्याएं थी इसके सामने। तो इन समस्याओं को उसने जैसे तैसे निपटा, इन समस्याओं से निपटा, और साम्राज्य को इसने खड़ा करने की कोशिश करी, बट साम्राज्य उतना खड़ा हो नहीं पाया। तो इन द लास्ट इसके बाद फिर जो कमजोर शासक थे वो आए, फिर आपका जो गुलाम वंश है देन वो समाप्त हुआ। तो बलबन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो मैंने ओवरव्यू बता दिया था क्या था। सबसे फर्स्ट थिंग की जगह इसने चहलगानी को समाप्त करा, और दूसरा क्या जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बलबन थोड़ा आपका एक प्रकार से जो उलेमा थे इनकी ओर झुक गया। सॉरी, झुका था या नहीं झुका था? हाँ, ये नहीं झुका था, सॉरी, शायद मैं गलत बोल रहा था अभी तक। तो इसने उलेमाओं से फाइट करी, मतलब वैसे फाइट नहीं करी, ठीक है, लाइक थोड़ा बहुत इज्जत देता था। तो बलबन ने क्या करा, एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को राजत्व का सिद्धांत कहते थे। राजत्व का सिद्धांत, ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा। तो दो चीज बलबन से चहलगानी को समाप्त करा, दूसरा राजत्व का सिद्धांत। अब राजत्व का सिद्धांत था क्या एक्चुअली? मतलब राजत्व के सिद्धांत में इसने कहा कि जो राज्य है, जो राजा है, यही ईश्वर की छाया है। इसने राजा को ईश्वर की छाया करार दिया, यानी इसने कहा कि मैं ही एक प्रकार से ईश्वर का भेजा गया दूत हूं। तो इसने अपने आप को जिल्ले इलाही कहा, ठीक है, जिल्ले इलाही। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है बलबन के बारे में जो एग्जाम में सीधे पूछता है। इसने अपने आप को ईश्वर की छाया कहा। इसने राजत्व का सिद्धांत दिया। राजत्व के सिद्धांत में इसने राज्य को कंट्रोल करने के लिए, उलेमा को कंट्रोल करने के लिए कहा कि मैं तुम लोग से भी ऊपर हूं, इसलिए मैं ही जो है ईश्वर की सबसे बड़ी छाया हूं, मैं ही जिल्ले इलाही हूं। मेन था कि उलेमा को कंट्रोल करना, और इसने उलेमा को इस प्रकार से कंट्रोल करा, अपना जो एक स्वरूप है उसको विकरार करार दिया, कहा कि मैं ईश्वर की छाया हूं, ठीक है, ईश्वर ने मेरे को भेजा है, तो इसलिए मैं ही जिल्ले इलाही हूं। और नियाबते खुदाई, यानी कि ईश्वर ने खुद मेरे को भेजा है, ठीक है, नियाबते खुदाई, ईश्वर का भेजा गया दूत हूं मैं, ठीक है। तो ये सब था। और इसने क्या करा, इसने राजत्व का जो सिद्धांत था, जो मैंने बताया कि उलेमा को जिस प्रकार से इसने कंट्रोल करा, और राज्य में इसने जो अव्यवस्था है उस अव्यवस्था को रोकने के लिए इसने बहुत कठोर कठोर काम करे। लाइक इसने राज्य में सॉरी, जो शराब है, ठीक है, इस शराब में कंट्रोल करा। और जो आपका रंगराजी होती है, लाइक, ठीक है, जो भी क्या कहते हैं उसको, लाइक अब मुगल सॉरी सल्तनत काल में आपको पता है कि लाइक दिल्ली सल्तनत में जो ये जितने भी मुगल लोग थे, जो भी राजा महाराजा थे, इनके टाइम पे कैसे लाइक भोज, बड़े बड़े भोज होते थे, ठीक है, और यहाँ से जो गुलाम थे उनको इधर से उधर लाया जाता था, तस्करी होती थी, नाच गाना ये सब होता था। तो इसने इस नाच गाना, ठीक है, नाच गाना, तो इस सब पे इसने कंट्रोल करा, ठीक है, शराब को कंट्रोल करा। तो ये चाह ही नहीं रहा था कि मेरे साम्राज्य में थोड़ा सा भी अव्यवस्था फैले, क्योंकि जैसे ही अव्यवस्था फैलेगी वैसे ही इसको डर था कि कोई ना कोई मेरे को पदस्थ कर देगा, मेरे को हटा देगा। तो ये इसका सबसे बड़ा डर था, और यही सबसे बड़ा इसका काम था। इसलिए इसने राजत्व का सिद्धांत दिया और चहलगानी को समाप्त करा, ठीक है। और इसने मतलब एक प्रकार से कठोर काम करे। और इसने एक और काम करा, सिजदा और पाबोस। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि जो सिजदा और पाबोस की प्रथा है किसने शुरू करी? तो सिजदा में क्या होता था कि घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, यानी कि उसको रिस्पेक्ट देना, सिर झुकाकर, सुल्तान आप ही सबसे बड़े हो, आप ही महामहिम हो। और पाबोस, पाबोस में क्या होता था, पेट के बल लेटकर एकदम चरण स्पर्श करके उसके पैर चूमना, यानी कि इसने अपने को जब हमने बात करी कि जिल्ले लाई, तो इसने अपने को सर्वोच्च मान लिया उलेमाओं से, तो इसलिए इसने सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू करी। तो उसके पीछे सब रीजन थे, ठीक है, इसने ये प्रथा क्यों शुरू करी, ऐसी नहीं कर दी। ये अपनी सत्ता के साथ साथ, अपनी स्थिति के साथ साथ, अपना जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को पूरी दिल्ली सल्तनत में ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी मेरे सामने विद्रोह नहीं कर सकता, जो विद्रोह करेगा मैं उसकी बैंड बजा दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से था ही। और इसने फारसी नववर्ष की भी शुरुआत करी थी, ये थोड़ा एक फैक्ट है, सॉरी उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट फिर भी फारसी नववर्ष, तो इसने फारसी नववर्ष की भी शुरुआत करी थी। और एक और है जो बलबन है ना, इसको उलुग खां कहते हैं, ठीक है, ये कभी कभी पूछ सकता है, उलुग खां। तो उलुग खां कौन था? बलबन को आपका उलुग खां कहते हैं, ठीक है। तो और इसने जो नासिरुद्दीन महमूद था उसने इसको उलुग खां की उपाधि दी थी, ठीक है। पूछ सकता है कि उलुग खां की उपाधि किसने दी थी? नासिरुद्दीन ने, याद रख लो, नासिरुद्दीन महमूद।
तो जो नासिरुद्दीन महमूद था, उस नासिरुद्दीन महमूद ने इसको उलेमा की उपाधि दी थी। और इसने बलबन ने क्या करा, अपनी जो सत्ता है उसको और मजबूत दिखाने के लिए इसने अपने को ईरान का जो शहंशाह था, अपरासिया वंश, ताकि मैं अपरासिया वंशज हूँ, यानी मैं ईरानी हूँ, ठीक है। तो इसने अपने को और मजबूत दिखाने के लिए बता दिया कि मैं ईरान का जो शहंशाह है अपरासिया, उसका वंशज हूँ, मतलब ऐसा इसने अपने को घोषित करवा दिया। और इसने जो है लौह और रक्त की नीति अपनाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, रक्त और लौह की नीति। कत्लेआम मचा दिया इसने, जो भी इसके विरुद्ध कुछ भी बोलेगा, जो भी सत्ता के विरोध में बात करेगा, तो उसको मौत की घाट उतार देता था। तो ये है रक्त और लौह की नीति, ठीक है। तो कोई भी इसके अगर साम्राज्य में लूटपाट करता तो उसको ये बहुत ही गंदी मौत मारता। तो इसलिए लोग डरते थे इसके टाइम पे कुछ भी ऐसा करने से, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत फैक्ट है जो कि हमें अच्छे से देखना है। लौह रक्त की नीति हो गया, सिद्धा पाबोस हो गया आपका, और आपका जिल्ले इलाई हो गया, ईश्वर की छाया, राजत्व का सिद्धांत हो गया, चहलगानी को समाप्त करा। देन और इसके बारे में और हम क्या मांग सकते हैं कि इसने कुछ करा, उलुग खां की उपाधि इसको दी। तो ये सब काम इसने करा। और इसने एक विभाग की स्थापना करी जिसका नाम था दीवान अर्ज, दीवान ए अर्ज, ठीक है। एक सैन्य विभाग था, तो सेना पे इसने काफी काम करा था। तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता कभी कभी कि दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने करी, तो ये आपका बलबन था जिसने दीवान अर्ज विभाग की स्थापना करी थी, ठीक है। तो इसी विभाग के द्वारा इसने आपका सेना पे कंट्रोल करा, और इस सेना के द्वारा ही इसने अपने साम्राज्य का एक विकराल रूप धारण करा, ठीक है, कंट्रोल करा। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करी, एक प्रकार से अगर हम बोले तो, ठीक है। एकदम एकदम ही निरंकुश, कोई भी कुछ बोल ही नहीं सकता था मतलब इसके सामने, ठीक है। तो ये हमने आपका यहाँ पे से बलबन को कंप्लीट कर लिया, और बलबन का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था वो भी देख लिया, और बलबन को हमने अच्छे समझा, लाइक हवा में नहीं समझा, अच्छे समझा, ठीक है, क्या क्या था करके। तो अब हम ऊपर दोबारा जाते हैं टाइमलाइन में। और हाँ, इसके एक और फैक्ट, बलबन के टाइम में भी मंगोल आक्रमण हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। बलबन के टाइम में भी मंगोल आक्रमण हुआ था। देन अब इस कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बहराम शाह जो भी है, और बलबन, तो ये हमने देख लिया दिल्ली। अब हम यहाँ पे से खिलजी वंश के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। ये तो हमारा हो गया गुलाम वंश, ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया हमने। यहाँ पे लिख देता हूँ गुलाम वंश। अब जो सेकंड वंश है वो है खिलजी वंश। इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो खिलजी वंश में जो जो इंपोर्टेंट शासक है उनका टाइम पीरियड, ये खिलजी वंश हो गया। तो 1290 से लेके 1296, ठीक है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो यहाँ पे लिखते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। देन उसके बाद 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन, तो यही सबसे भयंकर शासक था, अलाउद्दीन, ठीक है। देन उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नॉट टू मच इंपोर्टेंट बट फिर भी देख लेते हैं कब से कब तक शासक था। 1316 से लेकर 1320 तक, ठीक है। तो हमें इतना याद रखना है कि जो आपका खिलजी वंश था वो कब से कब तक था, 1290 से लेकर 1320 तक। उसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आया, अलाउद्दीन आया, और फिर आपका अगला आया था मुबारक खिलजी। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो, बट फिर भी हो गया। तो इसको देखने क्रम में एक बार थोड़ा मंगोल आक्रमण की तरफ को रुख करते हैं। तो मैंने कहा मंगोल आक्रमण पहला होता चंगेज खान के टाइम में, सॉरी पहला मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के टाइम में, वो लिखा नहीं, सॉरी, इल्तुतमिश। देन उसके बाद बहराम शाह के टाइम में भी आक्रमण हुआ था मंगोल। देन उसके बाद तीसरा जो आक्रमण हुआ था ये बलबन के टाइम में हुआ था, ठीक है। देन बलबन के बाद आपका चौथा अलाउद्दीन खिलजी, एल के कर देता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी शॉर्ट में। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी आक्रमण हुआ था। और ये याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो आपके मंगोल थे वो दिल्ली के अंदर घुस गए थे। तो जब वो दिल्ली के अंदर घुस गए तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए दिल्ली पे कब्जा कर लिया। तो इसी कारण से आपका जो अलाउद्दीन था इसने सिरी का किला बनाया, उस किले के अंदर छुप गया वो याद रखना, किले का नाम था सिरी का किला, ठीक है। तो अलाउद्दीन के टाइम में मंगोल दिल्ली तक घुस गए थे और उन्होंने आपका कुछ टाइम के लिए यहाँ पे अपना कंट्रोल बनाए रखा, फिर वो चले गए, ठीक है, यानी जो भी है। देन उसके बाद हमारा जो एमबीटी था मोहम्मद बिन तुगलक, इसके टाइम में भी मंगोलों ने आक्रमण करा, और तम सिमोन या तम सिमरन करके कुछ इस टाइप से नाम था, तो उसने आक्रमण करा। देन उसके बाद जो लास्ट आक्रमण था
मंगोलों का, वो आपका था लाइक क्या कहते थे, नासिरुद्दीन करके, ठीक है। नासिरुद्दीन करके नाम था। इसके टाइम में तैमूर लंग ने आक्रमण करा था, ठीक है। नासिरुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, नासिरुद्दीन कैसे, हाँ, नासिरुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, नॉट मोहम्मद बिन तुगलक, वो तुगलक था ना। नासिरुद्दीन तुगलक के टाइम में आपका किसने आक्रमण करा था, ये था तैमूर लंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तैमूर लंग। ये सीधे पूछेगा कि तैमूर लंग ने किसके टाइम में आक्रमण करा था, और ये जो तैमूर लंग का आक्रमण था ये आपका था 1399-98 के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो तैमूर लंग ने आक्रमण करा था। तो ये आपके थे मंगोल आक्रमण, जो कि मैंने एक ही स्लाइड पे यहाँ पे कवर करवा दिया है। चंगेज खान, बहराम शाह, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और एमबीटी और नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के बीच में तैमूर लंग ने, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में दिल्ली तक घुस गए थे लोग, और यहाँ से यूपीएससी का पीआईक्यू भी पूछा था बहुत तगड़ा वाला कि क्या मंगोल दिल्ली तक घुस गए थे। यस, वो दिल्ली तक घुस गए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने श्री का किला बनाया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे से थोड़ा खिलजी वंश के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइम लाइन यहाँ पे बनाई दी है, देन इसको थोड़ा इरेज कर दिया जाए, ये कर दिया। तो अब जल्दी से देखते हैं। अब यहाँ पे से उतना इम्पोर्टेंट, फिलहाल इम्पोर्टेंट तो आपका अलाउद्दीन खिलजी है, बट जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इसके बारे में हम क्या देखें कि लाइक जो थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा। ये तो जो जलालुद्दीन था, शॉर्ट में लिख देता हूँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ये पहली बात, ये उदार राजा था, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। उदार दृष्टिकोण का राजा था, जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलता था दिल्ली सल्तनत में, उदार राजा। तो ये आपका उदार राजा था और सहिष्णुतापूर्वक व्यवहार करता था ये, ठीक है। और इसने क्या करा था कि लाइक ऐसा कुछ तो है नहीं कि लाइक जो इसके बारे में इतना कुछ बता जा सके। तो अब हम ना डायरेक्टली अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो रहा है। अलाउद्दीन खिलजी, और जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके बारे में देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी, सबसे पहली बात, ये पूरा आपका जो शरीयत है, उलेमाओं को इसने क्या करा, उलेमा उनकी जी हजूरी करी, उनको प्रॉपर सम्मान दिया, इज्जत दिया। सबसे बड़ी बात यह है समझने वाली, जब ये इनको इज्जत देगा तभी जो शरीयत है उसको और अच्छे से लागू करवाएगा, ठीक है। तो इसने शरीयत को बहुत ही अच्छे से लागू करवाया, तो इसलिए बहुत ही मतलब क्रूर राजा था, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे। और एक और थोड़ी बात कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, उसके टाइम पे जो अलाउद्दीन था, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम में अलाउद्दीन ने एक आपका क्या कहते हैं, एक अभियान करा था, देवगिरी का अभियान, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का अभियान किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम में, ठीक है। कहाँ पे, देवगिरी। तो ये जो देवगिरी का अभियान था, ये आपका 1294 में करा था, ठीक है। तो किसके टाइम में करा था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम में। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। और ये पहला आपका दक्षिण का अभियान था सल्तनत काल में, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम में हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे गया आपका आक्रमण करने, तो इसने बहुत धन दौलत इकट्ठा करी, धन दौलत। तो जब इसने धन दौलत इकट्ठा करी तो इसने देखा कि दक्षिण में काफी पैसा है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो अपने अधिकतर टाइम में जो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था, इसने दक्षिण के अभियान करे, ठीक है। जब ये राजगद्दी पर बैठा, राजगद्दी में बैठने के बाद भी इसने दक्षिण के अभियान प्रॉपर करे। और जब ये दक्षिण का अभियान कर रहा था तो साम्राज्य को स्थायित्व नहीं दे सका, ठीक है। स्थायित्व देने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, प्रॉपर अपनी राजगद्दी पे बैठना होता है, लेकिन ये प्रॉपर अभियान ही करते रहा। तो इसका जो पूरा टाइम था एक प्रकार से हम कहें तो अभियानों में ही चला गया, मेनली दक्षिण के टाइम में, ठीक है। तो पहला जो दक्षिण अभियान था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने करा था देवगिरी में, ठीक है। देन अब इसके बाद क्या हुआ था कि जब ये गद्दी पर, हाँ सॉरी, जब ये आपका देवगिरी गया, वहां से धन दौलत इसने बहुत लूटा। तो जब ये आया जहाँ का ये सूबेदार था, ठीक है, तो अलाउद्दीन को आपका कणा का सूबेदार बनाया गया था फिरोज शाह खिलजी के टाइम में, कहाँ का, कणा का। तो ये राजा के पास नहीं गया, जब देवगिरी में आक्रमण करने गया था, वहां से धन दौलत लूट के लाया, तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसके पास नहीं गया, ये डायरेक्टली कणा चले गया फिर धन दौलत लेके। तो इससे जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है उसको गुस्सा आया, उसने कहा कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है, ये
अपने को स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इसलिए उसने जो है इसको सबक सिखाने की कोशिश करी, वहां गया, बट इन द लास्ट अलाउद्दीन ने इसको मार दिया जैसे तैसे। तो फिर वो गद्दी पे बैठ गया, ठीक है। तो 1296 में अलाउद्दीन गद्दी पे बैठ गया। 1296 से लेकर 1314 तक ये शासन करा प्रॉपर इसने, 1316 तक सॉरी। तो एक लंबा पीरियड मान सकते हैं, 16 से 20 साल लगभग शासन करा इसने, ठीक है। तो धोखे से इसने मार दिया जलाउद्दीन को, ठीक है, क्योंकि वही रीजन मैंने बता दिया आपको। तो अब एक्चुअली हुआ क्या इसके बाद, अब इसके बाद जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने साम्राज्य को पहले तो एक करने की कोशिश करी, जैसे कि मैंने बताया था, इसने शरीयत को लागू करवाया, बहुत सारे काम कराए। इसने भी जो है शराब नस्ली पदार्थों पे रोक लगा दी, ठीक है। शराब या जो नस्ली पदार्थ है इन पे क्या करवा दी, रोक लगा दी। और इसने भी एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित करी। कौन सी प्रणाली? गुप्तचर प्रणाली शुरू करी। तो इसने गुप्तचर प्रणाली के द्वारा क्या है कि जो भी राजा के खिलाफ कुछ भी बात करता है या राजा को हटाने की बात करता है, कुछ भी ऐसा होता तो उसको मरवा देता, ठीक है। ये भी बलबन की तरफ बहुत क्रूर था। तो और इसने और ऐसे काम क्या करे वो भी हम देखेंगे धीरे धीरे। पहले थोड़े ना इसके हम ऐसे काम देख लेते कि लाइक अब जैसे कि हम बात कर रहे थे या जब अलाउद्दीन गद्दी पर बैठा था उसके टाइम में भी उतना राजस्व था नहीं, ठीक है, कोर्स, क्योंकि इससे पहले इतने मजबूत शासक थे नहीं। तो इसने भी जो सबसे मेन होता है ये राज्य को चलाने के लिए इनके टाइम पे होती सेना, ठीक है। तो उलेमाओं को तो इसने अपने उलेमाओं के साथ तो था ही, देन सेना। अब सेना बिना सेना के अपने अभियान करे कैसे? तो इसने ना एक नीति लाई थी, उसका नाम था बाजार नियंत्रण नीति। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि बाजार नियंत्रण नीति जो है ना किससे संबंधित है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो इसने बाजार नियंत्रण की नीति लाई। इस नीति के द्वारा इसने क्या करा कि बाजार में जो चीजें हैं, ठीक है, जो खाद्यान्न थे, जो वस्त्र थे और जो घोड़े गुलाम ये पशु ये सब थे, इनको बाजार को इसने तीन तीन भागों में बांट दिया। एक जगह आपका खाद्यान्न मिलता था, एक जगह की वस्त्र कपड़े मिलते थे, वस्त्र, और एक जगह आपके घोड़े गुलाम या फिर पशु ये सब मिलते थे, ठीक है। एक जगह क्या मिलता था? खाद्यान्न, दूसरी जगह कपड़े, देन तीसरी जगह आपका गुलाम या घोड़े वगैरह जो भी है, ठीक है, गुलाम या घोड़े। तो इसने बाजार को नियंत्रण करा, ठीक है। इसने एक फिक्स प्राइस रख दिया कि इतने प्राइस के अंदर आपको ये सामान देना है, ठीक है, जो भी लेने के लिए आएगा। और जो भी व्यापारी या जो भी दुकानदार इसके अगेंस्ट ज्यादा इस एक फिक्स प्राइस के ऊपर देता उसके लिए इसने गुप्तचर प्रणाली रखी थी, ठीक है। और गुप्तचर को बरीद कहते थे, ये थोड़ा याद रखना है, बरीद मतलब गुप्तचर होते थे, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे, बरीद कहते थे गुप्तचरों को। तो ये बरीद क्या करता था, डायरेक्ट राजा को सूचना देता कि वहां पे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो फिर उसको हटा दिया जाता, फिर या फिर उसके साथ कठोर कार्रवाई होती। तो इस प्रकार से इसने बाजार को नियंत्रण करा, ठीक है। तो अब बाजार को नियंत्रण करने के लिए एक्चुअली और क्या था कि इसने दो नाम है, वो नाम हमें थोड़े प्रिलिम्स के लिए याद करने हैं। एक था आपका शाहनाई मंडी, और दूसरा नाम है दीवान ए रियासत, ठीक है, दीवान ए रियासत। तो जो शाहनाई मंडी था ये बाजार का अधीक्षक था। क्या था ये? बाजार को अधीक्षक था ये बाजार का। देन दूसरा दीवान ए रियासत क्या था ये बाजार नियंत्रक, ठीक है। ये दोनों नाम हमें अच्छे से याद रखने हैं। शाहनाई मंडी सुब्रिटेंडेंट कह सकते हैं, मार्केट सुब्रिटेंडेंट, दूसरा दीवानी रियासत आपका बाजार नियंत्रक, ठीक है। तो ये दो इसने पद बनाए प्रॉपर जो कि बाजार को नियंत्रण करते थे, ठीक है। दीवानी रियासत, ठीक है, जो कि राजा को पूरा ब्यौरा देता था, और दीवान शाहनाई मंडी जो कि दीवानी रियासत को पूरा आपका सूचना देता था, फिर दीवानी रियासत आपका राजा को सूचना देता था, ठीक है। इस प्रकार से शाहनाई मंडी और दीवानी रियासत जो है ये किसने शुरू करवाया? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। और क्यों कराया? बाजार को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। ये सब मतलब इनका मेन काम क्या था एक प्रकार से, अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो बाजार को कंट्रोल करना, ठीक है। यानी कि जो मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था है उसको अच्छे से देखना, ताकि कोई इसके टाइम में क्या नहीं कर सके, कोई भी उच्च मूल्य पे चीजों को नहीं बेच सके, ठीक है। तो ये सब थे इसका, और थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स इसके बारे में जो कि अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, उसमें काम आएगा। एक था दीवाने रिसातल। ये दीवाने रिसातल का मतलब था आपका विदेश विभाग, ठीक है, विदेश विभाग, ठीक है। तो दीवाने रिसातल आपका विदेश विभाग था, इसके टाइम में था। और एक था दीवाने आरिच, ये आपका सैन्य मंत्री होता था, सैन्य मंत्री, तो सेना को संभालता था ये सैन्य मंत्री। और एक था दीवाने वजारत,
दीवानी वजारत, ये आपका था आपका वजीर या मुख्यमंत्री कह सकते हैं इसको उसके टाइम में, और दीवानी इंशा था एक, दीवानी इंशा। आई नो बहुत हैवी हैवी लग रहा होगा ये, बट यही सच्चाई है कि याद करना है। ये शाही आदेश का पालन करता था, ठीक है, दीवानी इंशा, या पालन करवाता था, जो भी बोल सकते हो। तो ये ना थोड़े बहुत हमें याद करना ही होगा। दीवानी इसातल सीधा पूछेगा किससे संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी से, ये विदेशी भाग था। दीवानी आरिज का था सैन्य मंत्री, दीवानी वजारत आपका वजीर था, वो से वजारत वो से वजीर, ऐसे याद रख लो। दीवानी इंशा शाही आदेश का पालन करवाता था, ठीक है। और यहाँ देख लिया शाहना ए मंडी और दीवानी रियासत, ये क्या था। देन इसके बाद अब हम देखेंगे कि इसका जो साम्राज्य है इसका विस्तार इसने कैसे करा। यहाँ तो हमने देख लिया कि इसने जो बाजार नियंत्रण उसके द्वारा सेना को कैसे बनाए रखा, ठीक है, क्योंकि यार सेना को भी चलाने के लिए उन सेनाओं को आपका प्रॉपर उनको खाना, उनको प्रॉपर वस्त्र, ये सब चीजें मिलनी जरूरी थी, क्योंकि उसके टाइम में इतना राजस्व कोष था नहीं कि वो सबको इतना पैसा दे और वो सब जाके खरीदें। तो उसने क्या करा कि उसने बाजार को कंट्रोल कर दिया कि जाओ बहुत ही सस्ते दामों पे आपको सामान मिलेगा ही मिलेगा, वो मिलेगा, तो सब खुश हो गए। तो ये इसका जो थोड़ा था टैक्टिक थी, बहुत ही सही टैक्टिक चलाई इसने। और थोड़ा भूरा जिसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे साम्राज्य विस्तार में। देन इसने क्या करा, अब वही मेन था राजकोष, ठीक है, राजकोष को कंट्रोल करने के लिए राजकोष कैसे बढ़ाया जाए, इसने भू राजस्व की जो दरें थी उसको बहुत बढ़ा दिया। इसने आधा तय कर दिया, आधा हिस्सा, ठीक है। इसने कहा कि जो भू राजस्व है वो उपज का आधा हिस्सा मिले देना होगा अब से। तो भू राजस्व क्या कर दिया, उपज का आधा हिस्सा देना होगा। तो इसको इकट्ठा करने के लिए जो भू राजस्व इकट्ठा करता था, राजस्व इकट्ठा करता था, इसलिए एक अधिकारी नियुक्त करा और उसका नाम था मुस्तखराज। तो ये हमें याद करना है, मुस्तखराज कौन था। मुस्तखराज एक अधिकारी था जो कि भू राजस्व इकट्ठा करता था, ठीक है। मुस्तखराज नाम से याद रखो, देखो राज आ रहा है बीच में, यानी कि राजस्व, ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। तो वही बात आ गई कि जैसे इसने बाजार नियंत्रण शुरू करा, तो बाजार नियंत्रण शुरू करने के पीछे कारण था, क्योंकि साम्राज्य में पैसा नहीं था, पैसा नहीं था, तो उसको पैसे कंट्रोल करने के लिए इसने मार्केट ही कंट्रोल कर दी, जाओ बहुत सस्ते दाम में मिलेगा, जितना पैसा उससे हो जाएगा। देन फिर इसने अब राजस्व जो था राजकोष को बढ़ाने के लिए भू राजस्व था उसको और बढ़ा दिया। तो इसने उपज का आधा हिस्सा ही कर दिया कि जाओ आधा हिस्सा तुम्हें अब भू राजस्व देना होगा। तो एक मुस्तखराज नामक अधिकारी की नियुक्त करी जो कि आपका राजस्व इकट्ठा करता था। तो ये सब इसने काम करे और राज्य का जो अपना भंडार है इससे स्थापित हुआ धीरे धीरे, ठीक है। राज्य में राजकोष बढ़ा और फिर जब इसने आपका बाजार नियंत्रण की व्यवस्था शुरू करी थी, तो फिर इसने क्या करा कि भू राजस्व के तहत उपज का आधा हिस्सा लिया। तो उससे क्या हुआ कि जो अनाज था, अनाज का एक भंडार स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब आपातकाल के लिए भी इसने एक भंडार रखना शुरू कर दिया, वो सब यहीं से हुआ। और मातोल की जो गलत पैमाने का इस्तेमाल करता उसके लिए कठोर सजा होती, उसके लिए मैंने बोला था कि इसने बरी नामक गुप्तचर अधिकारी की नियुक्त करी, ठीक है। और अकाल के टाइम पे भी जो है कीमतों में दाम नहीं बढ़ाने की एक नीति अपनाई, ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी मतलब हम बोले तो एक प्रकार से अच्छाई थी, ठीक है। यानी आपातकाल के टाइम भी, आपातकाल अब सोचो एक प्रकार से बोल सकते हैं दूरदर्शी टाइप का था, ठीक है। तो तभी इतना मतलब मजबूत शासक माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। तो आपातकाल के टाइम में भी इसने क्या करा, जो राजस्व जो आपकी बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी मतलब कि जो दाम थे, ठीक है, आपातकाल के टाइम में लाइक राजस्व इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता था, अनाज उतना होता नहीं, तो इसने क्या करा पहले से ही आपका स्टोर में, ठीक है, स्टोर में क्या करा कि जो आपका अनाज था वो स्टोर करके रखा था। जब अनाज स्टोर करके रखा तो आपातकाल में काम आएगा, ठीक है। और कोई दाम नहीं बढ़ाएगा आपातकाल के टाइम में, कोई घूसखोरी नहीं करेगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं उठाएगा इसका। तो ये सब इसने काम करे। तो ये इसका आपातकाल का टाइम था, आपातकाल का काम था। भू राजस्व हो गया, हमने देख लिया, बाजार नियंत्रण की व्यवस्था देख ली, और भू राजस्व कैसे इसने कंट्रोल करा ये भी हमने देख लिया। और इसने एक और चीज, अब इसने क्या करा कि लाइक इसके दो काम और थे, ठीक है। इसने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करी, घोड़ों को दागना, ठीक है, दागने की प्रथा। और सैनिकों के लिए होलिया, सैनिक के लिए होलिया प्रणाली, सैनिकों के लिए होलिया प्रणाली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ऐसे रट लो, घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों के लिए होलिया प्रणाली, ठीक है। तो ये इसने शुरू करा। और इसमें मतलब मेन ये होता था कि लाइक कोई मतलब हर एक सैनिक का एक प्रॉपर ब्यूरो इसने रखा है, इन द शॉर्ट हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो इसलिए होलिया प्रणाली के थ्रू क्या करा कि सबका रिकॉर्ड रखा इसने, कौन सा सैनिक क्या ये सब वगैरह करके, ठीक है। और इसने एक और जो भू राजस्व था यहाँ पे इसने एक और काम करा था, सॉरी, इसने भूमि की पैमाइश कराई। क्या करी, भूमि की पैमाइश। तो पहला साधक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई थी। तो इसके द्वारा क्या होता था कि जो दोआब क्षेत्र है,
वहाँ पे भू राजस्व का निर्धारण खेती के लिए इस्तेमाल की जा रही जमीन की पैमाइश के आधार पर होता था, ठीक है। यानी कि जो दोआब क्षेत्र है, अब वहाँ पे आपका दोआब क्षेत्र में एक्चुअली क्या होता है कि जो कृषि होती है वो अच्छी होती है, ठीक है। वहाँ पे जो लैंड बहुत फर्टाइल होती है, तो इसलिए वहाँ पे इसने पैमाइश कराई, ठीक है। तो जमीन की पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण होता था, ठीक है। तो ये था, और हमने बता दिया कि 50% इसने आधा हिस्सा उपज के रूप में लिया। और अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करा, यानी कि जो वास्तविक आय है भूमि की, यानी कि जितनी उसको लगता था कि हाँ इतना इसमें होगा, उसी सॉरी उसी बेस पे इसने राजस्व इकट्ठा करना शुरू करा। और इसने 2 और कर लागू करे थे। सब मेन काम एक ही था इसका कि राजस्व कैसे ना कैसे करके बढ़ा, कोष को बढ़ाना। तो इसने मकान कर लगाया, इसने चराई कर लगाया, तो ये सब इसने कर लगाई, मकान कर भी लगा दिया, चराई कर भी लगा दिया, ठीक है। कर पे कर। तो अब देखो, जब इसने इतने रिफॉर्म करे, ठीक है, बाजार नियंत्रण, भू राजस्व, भूमि की पैमाइश कराई, उपज का आधा हिस्सा दिया गया, अकाल के लिए इसने क्या कहते हैं आपका इमरजेंसी फंड बना दिया, ठीक है। और इमरजेंसी आपका अनाज भंडार बना दिया, मकान कर लगा दिया, घराई कर लगा दिया, चराई कर, और घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिक की हुलिया प्रणाली, ठीक है। यानी कोई भी यहाँ पे आपका घोटाला वगैरह ना करे करके, ठीक है। बहुत सारी मतलब चीजें थी। इसने शाही आदेश का पालन प्रॉपर करवाया, वजीर की नियुक्ति करी, सैन्य मंत्री, विदेश विभाग प्रॉपर बनाया, ठीक है। तो इसने गुप्तचर बरीद बनाया, ठीक है। शराब का आपका सेवन को मना कर दिया राज्य में। तो राज्य काफी एक प्रकार से इसने केंद्रीकरण कर दिया, ठीक है। राज्य को बहुत मजबूत तरीके से इसने कंट्रोल कर दिया। तो जब इसने बहुत मजबूत तरीके से राज्य को कंट्रोल करा, तो अब अब होगा क्या, जब ये राज्य को इतने मजबूत तरीके से कंट्रोल करेगा, तो अब राज्य में एक प्रॉपर राजस्व कोष बढ़ा धीरे धीरे, ठीक है। जो राजस्व है राज्य का वो बढ़ा। अब राज्य जो कोष था, अब ये कोष, सॉरी पेन थोड़ा स्टक हो गया।